नमस्कार, मैं डॉक्टर रोज़ी शाह, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, बीजीडी कन्या महाविद्यालय शाहपुरा। मैं आपको आधुनिकीकरण की अवधारणा के बारे में बता रही थी, जिसके तहत पहले मैंने आपको आधुनिकीकरण का अर्थ, परिभाषा, लक्षण, स्तर बताए और उसके पश्चात मैंने आपको आधुनिकीकरण के अध्ययन के उपागमों के बारे में समझाया। आज मैं आपको परंपरा तथा आधुनिकीकरण में संबंध को बताने जा रही हूँ। परंपरा तथा आधुनिकीकरण में संबंध। सामान्यतः परंपरा का अर्थ किसी मूल्य, मान्यता आदि को ज्यों का त्यों या जैसा है के रूप में अपनाने की प्रवृत्ति के संदर्भ में दिया जाता है, जबकि आधुनिकता को विचारों, व्यवहारों एवं क्रियाओं के लिए एक दृष्टिकोण है, ऐसा मानते हैं, लेकिन कोई निश्चित विषय वस्तु नहीं है। इस संबंध में वेंडिक्स के विचारों को जान लेते हैं। वेंडिक्स ने आधुनिक के स्थान पर विकसित तथा परंपरा के स्थान पर अनुगामी शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार परंपरा का अर्थ व्यक्तियों के विचारों, प्रथाओं आदि के संकलित रूप से है और इसके विपरीत आधुनिकता की अवधारणा सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक आदि क्षेत्रों में परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित है। आर.एन. बेल्लाह ने परंपरागत और आधुनिक समाज की जो विशेषताएं बताई वह इस प्रकार हैं। मौखिक परंपराओं की प्रभाविकता, नातेदारी पर आधारित संगठन, प्रदत्त परिस्थिति एवं सोपानिक समाज व्यवस्था। ये विशेषताएं परंपरागत समाज की हैं, जबकि आधुनिक समाज की जो उन्होंने विशेषताएं जो बताई हैं वह इस प्रकार है। मशीन, तकनीकी, राष्ट्रीय एवं धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण और अति उच्च रूप से विभेदित संरचनाएं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक और जहां परंपरागत समाज रीति रिवाजों से आबद्ध, सोपानिक, प्रदत्त परिस्थिति वाला होता है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक समाज राष्ट्रीय, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण वाला और उत्पादन युक्त आर्थिकी वाला होता है। परंपरागत समाज परिवर्तन और आधुनिक समाज गतिशीलता वाला कहा जा सकता है। परंपरा तथा आधुनिकता में संबंध को हम कुछ आधारों के आधार पर समझ सकते हैं और इन्हें मैं आपको एक एक करके अभी समझाऊंगी। परंपरा तथा आधुनिकीकरण दो तुलनात्मक दशाएं हैं। सामान्य अवलोकन से जो विशेषता आधुनिक प्रतीत होती है, किसी दूसरे समाज अथवा विशेषता से देखें तो, तुलना करें तो वही दशा परंपरावादी दिखाई देने लगती है। और इसका उदाहरण एडवर्ड शिल्स ने बताया है कि भारतीय समाज में यदि हम ब्राह्मण जातियों की निम्न जातियों से तुलना करें तो ब्राह्मण निम्न जातियों के लिए एक आधुनिक वर्ग था। दूसरी ओर जब हम ब्रिटिश अधिकारियों के नीचे काम करने वाले ब्राह्मणों की स्थिति का मूल्यांकन करते हैं तो ब्राह्मण जातियां बहुत परंपरावादी लगने लगती हैं। यही बात विभिन्न समाजों और समूहों के लिए भी सच है। अब मैं परंपरा और आधुनिकीकरण के तत्व साथ साथ विद्यमान रहते हैं, इस संबंध में आपको बताऊंगी। उदाहरण के लिए जिन बिछड़े या जनजातीय समाजों को हम पूरी तरह परंपरावादी समझते हैं, उनमें भी परिवर्तन, गतिशीलता, नवाचारों और प्रौद्योगिक विकास के कुछ न कुछ लक्षण अवश्य पाए जाते हैं। दूसरी ओर अमेरिका, इंग्लैंड और जापान जैसे आधुनिक समाजों में भी ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है जो परिवर्तन का विरोध करके स्थानीय और जातीय विश्वासों से जकड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं। वास्तव में हम परंपरा के स्तर को
पार करके ही आधुनिकता के स्तर तक पहुंचते हैं। व्यक्तियों के व्यवहार किसी न किसी रूप में उनकी परंपरा से अवश्य प्रभावित होते रहते हैं। इस बात को आप समझिए। परंपरा तथा आधुनिकीकरण का संबंध इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि किसी समाज में आधुनिकीकरण में चाहे कितनी भी वृद्धि हो जाए, व्यक्तियों के व्यवहार किसी न किसी रूप में उनकी परंपराओं से ज़रूर प्रभावित होते रहते हैं। यदि हम भारतीय समाज का उदाहरण लेके समझें तो स्पष्ट है कि आधुनिकीकरण के फलस्वरूप एकांकी न्यूक्लियर फैमिली, एकांकी परिवार, नाभिक परिवारों की संख्या में बहुत वृद्धि हो जाने के बाद भी भारतीय परिवार के सदस्य संयुक्तता और नातीदारी के बंधनों से आज भी बंधे हुए हैं और इन्हें हम विभिन्न अवसरों पर संस्कारों की पूर्ति में आज देख सकते हैं और इन संस्कारों की पूर्ति को भी आवश्यक समझा जाता है। अनुसंधान केंद्रों तथा बड़े बड़े कारखानों की स्थापना पर परंपरा के अनुसार नवग्रहों की शांति और मंगलाचरण आदि का आयोजन किया जाता है, जिसे हम देख सकते हैं। और इसी आधार पर मैं आपको कह रही हूँ कि व्यक्तियों के व्यवहार किसी न किसी रूप से उनकी परंपराओं से अवश्य प्रभावित होते रहते हैं। इस संबंध में श्रीनिवास के विचारों को जानते हैं। वह कहते हैं कि ऋतु विज्ञान की प्रयोगशाला में काम करने वाले बहुत से वैज्ञानिक उस दिन कोई शुभ कार्य आरंभ नहीं करते जिस दिन राहु का प्रभाव अधिक होता है। स्पष्ट है कि आधुनिकता में वृद्धि होने से परंपराओं के प्रभाव का लोप नहीं हो जाता। परंपरा तथा आधुनिकीकरण में केवल मात्रा का भेद है। इसका अर्थ है कि एक ही समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों के जीवन में परंपरा तथा आधुनिकीकरण की विशेषताओं का एक मिला जुला रूप देखने को मिलता है। जिन नगरीय समाजों को हम आधुनिक कहते हैं, उनमें भी बहुत से व्यक्ति धार्मिक विश्वासों, प्रथाओं, रूढ़ियों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरी ओर परंपरागत जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति भी उन सौंदर्य प्रसाधनों तथा उपकरणों का उपयोग करते हैं जिनका संबंध आधुनिकीकरण से है। आधुनिकीकरण के विकास में परंपरा सदैव बाधक नहीं है, रुकावट नहीं है। इस संदर्भ में ब्राउन कहते हैं कि परंपरा और आधुनिकीकरण इस आधार पर संबंधित है कि आधुनिकीकरण के विकास में परंपरा सदैव बाधक नहीं होती। भारत में कुछ समय पहले तक जातिगत विभेद, पारलौकिक विश्वास, कर्म का सिद्धांत और स्थानीय विश्वास हमारी कुछ प्रमुख परंपराएं थी। आज़ादी के बाद जब सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन में आधुनिकीकरण का प्रभाव बढ़ने लगा तो इन परंपराओं में अपने आप परिवर्तन के तत्व स्पष्ट दिखने लगे। इसका तात्पर्य है कि भारत के ग्रामीण समुदाय में परंपरा और आधुनिकीकरण को साथ साथ ग्रहण करने की एक अपूर्व क्षमता है। परंपरा तथा आधुनिकीकरण का तत्व प्रत्येक समाज की विशेषता है। प्रोफेसर शिल्स का ये विचार है कि परंपरा तथा आधुनिकीकरण प्रत्येक समाज की विशेषता है। भारत के ग्रामीण और नगरीय सभी क्षेत्रों में परंपरा और आधुनिकीकरण की ये निरंतरता स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। ग्रामों में आधुनिक खेती, व्यापारिक फसलों के प्रति बढ़ता हुआ आकर्षण, परिवहन के उन्नत साधनों के उपयोग तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के बढ़ते हुए प्रभाव के बाद भी बीमारियों को दूर करने के लिए झाड़ फूंक का प्रचलन बना हुआ है। अधिकांश व्यक्ति आज भी किसी प्रत्याशी को वोट देने के
लिए नहीं बल्कि अपनी जाति पंचायत के निर्णय का पालन करते हैं। गांव के समान नगरों में भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परंपरा और आधुनिकीकरण का तत्व स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। लघु तथा वृहद परंपराओं के संबंध। लघु तथा वृहद परंपराओं के संबंध के आधार पर परंपरा तथा आधुनिकीकरण के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट किया है रेडफील्ड ने। उन्होंने समाज की वृहद परंपराओं में आधुनिकीकरण के लक्षणों की प्रधानता होती है ऐसा माना है, और वे लिखते हैं कि लघु परंपराओं में स्थानीय विश्वासों का अधिक समावेश होता है। इसके बाद भी वृहद परंपराएं छोटी छोटी स्थानीय परंपराओं को संरक्षण देती हैं, जबकि बहुत सी स्थानीय परंपराएं मिलकर वृहद परंपराओं के प्रभाव को बनाए रखती हैं। इसका अर्थ है कि धार्मिक क्षेत्र में भी परंपरा तथा आधुनिकता के तत्वों को एक दूसरे से पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता है। परंपरा के अंदर आधुनिकीकरण के तत्व और आधुनिकीकरण के अंदर परंपरा के तत्व हमेशा छिपे रहते हैं। इस पॉइंट को भी समझ लीजिए। आमतौर पर हम ये समझते हैं कि परंपरा के बाद आधुनिकीकरण की दशा आरंभ होती है, लेकिन आज हम जिन विशेषताओं को आधुनिकीकरण कहते हैं, प्रौद्योगिकी और सामाजिक विकास के साथ कुछ समय बाद वही विशेषताएं परंपरा बन जाती हैं। इससे पुनः ये स्पष्ट होता है कि परंपरा के अंदर आधुनिकीकरण के तथा आधुनिकीकरण के अंदर परंपरा के तत्व हमेशा छिपे रहते हैं। यही कारण है कि आधुनिकीकरण को एक निरपेक्ष दशा न मानकर इसे केवल परिवर्तन और विकास की तुलनात्मक प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया जाता है। परंपरा और आधुनिकीकरण की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न जरूर है, लेकिन ये दोनों परस्पर संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर हैं। किसी समाज को हम दूसरे की तुलना में ही एक परंपरागत अथवा आधुनिक समाज कह सकते हैं। इंग्लैंड और भारत की तुलना करते समय हम इंग्लैंड को एक आधुनिक समाज और भारत को परंपरागत समाज कहते हैं, लेकिन अफ्रीकी देशों में तुलना करने पर भारतीय समाज कहीं अधिक आधुनिक प्रतीत होने लगता है। इस दशा को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर शिल्स लिखते हैं, परंपरा और आधुनिकीकरण के बीच कोई गहरी खाई नहीं है। कोई समाज ना तो पूरी तरह से परंपरागत होता है और ना ही आधुनिक समाज अपनी प्रकृति से पूरी तरह मुक्त अथवा खुली प्रकृति के होते हैं। संक्षेप में, परंपरागत समाज आधुनिक समाज से भिन्न है, किंतु ये भिन्नता पूर्ण रूप से दृष्टिगोचर नहीं होती, क्योंकि परंपरागत समाज पूर्ण रूप में परंपरागत नहीं है, ना कि आधुनिक समाजों को पूर्ण रूपेण आधुनिक ही कहा जा सकता है। बल्कि ये कहना अधिक उपयुक्त है कि आधुनिकता की नींव परंपरा के आधार पर ही रखी जा सकती है। इसीलिए आधुनिकता को भूत और वर्तमान की एक कड़ी के रूप में माना जाता है। संक्षेप में, परंपरा और आधुनिकता दोनों साथ साथ दिखाई देते हैं। थैंक यू।